चलिए डियर स्टूडेंट, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 जीव विज्ञान इकाई 2 के अंतर्गत देखेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन से पहले मैं बता दूं कि आप सभी ने एक पुष्प का जो संरचना है ना, पुष्प का जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लिए है ना। जब पुष्प के स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लेते हैं उसके बाद हम बात करते हैं परागकण की, तो उस परागकण के अंदर देखेंगे लघु बीजाणुधानी उपस्थित रहती है ना। तो उस लघु बीजाणुधानी के अंतर्गत अब जो देखेंगे परागकण का विकास कैसे होता है। एक फ्लावर की संरचना होती है जिसमें क्या रहती है, परागकण उपस्थित रहती है ना। तो परागकण का अब विकास देखेंगे किस प्रकार से उनकी डेवलप होती है। तो एक बार और मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि किस प्रकार होता है। इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित रहता है उनकी परागकण है ना। इस प्रकार से फ्लावरिंग में लगा होता है, जिसके अंतर्गत देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो है परागकोश है, ये क्या है, एंथर है। तो एंथर के अंदर बहुत सारे जो है बीजाणु उपस्थित रहते हैं ना। ये क्या है, पराग नलिका है, और ये जो है फिलामेंट जिसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट है ना। अब इसकी बात करेंगे, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग करके देखेंगे तो हमें जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। आप लोग देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो है इन्हीं की स्ट्रक्चर है जो मैंने बताया है। और जो है परागकण का विकास देखें तो किस प्रकार इनका डेवलपमेंट होता है। तो पहले देखो बाह्य त्वचा, यानी कि जब इसको हम लोग क्या करेंगे, अर्धकाट यानी कि टीएस कटिंग करेंगे, इनके अनुप्रस्थ काट कर देंगे, तब हम देखेंगे कि इसमें जो है इस प्रकार की संरचना हमें माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहले जो बाहर की जो संरचना है आप देख सकते हैं, इस प्रकार की जो संरचना बनी हुई है इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य त्वचा एपिडर्मिस। यहाँ पे देखो बाह्य त्वचा सबसे बाहरी आवरण आपको दिखाई दे रही है, ये वाली आवरण का आप लोग बात करेंगे कि ये है बाह्य त्वचा। इनके जो कटिंग करेंगे, टीएस कटिंग करेंगे, तो हमको दिखाई देगी सबसे बाहर की त्वचा जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य त्वचा एपिडर्मिस बोलते हैं, वो सपोर्ट के लिए होती है। अब देखेंगे उसके अंदर जो है मिडिल स्तर, मध्य स्तर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मिडिल लेयर मध्य स्तर है ना। आप देख सकते हैं 1 2 3, ये 3 पोर्शन आप लोग को दिखाई दे रही है, 1 2 3 स्तरों की बनी होती है जिसको बोलते हैं मध्य स्तर। 3 लेयर की बनी होती है, देखो 1 2 3 लेयर की बनी है जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य स्तर है ना। उसके अंदर जब हम बात करेंगे कि एक गोल आकार की संरचना दिखाई दे रही है जिसको हम लोग बोलते हैं टेपेटम, और ये जो टेपेटम यहाँ पे गोल संरचना दिखाई दे रही है ये है टेपेटम। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर जो है बहुत सारे क्या होती है, बीजाणुधानी का निर्माण होता है, बहुत सारे यहाँ पर बीजाणुधानी का निर्माण होता है। अब देखो ये जो बीजाणुधानी है उसकी संरचना मैं बताया हूँ यहाँ पर। ये टेपेटम के अंदर आप देखोगे ये जो राउंड राउंड संरचना है गोल से दिखाई दे रही है, इसके अंदर आप लोग देखोगे बहुत सारे सेल्स डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे टिश्यू यहाँ डेवलप हो जाते हैं। ये जो है टिश्यू डेवलप हो जाते हैं बहुत सारे, यहाँ पर देख सकते हैं, और सभी में जो है क्या रहती है, बीजाणु उपस्थित रहती है। सभी में क्या है, बीजाणु मिलते हैं ना। टेपेटम का वर्क क्या होता है कि टेपेटम का काम होता है पोषण। एक जो बीजाणु को क्या करती है, पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना और उनकी वृद्धि को निरंतर बनाए रखना। उनकी जो वृद्धि है वो क्या होती है, ग्रोथ हार्मोन्स भी टेपेटम में पाई जाती है, ग्रोथ हार्मोन्स के साथ साथ पोषण भी पाई जाती है। तो ये टेपेटम का वर्क है। इस प्रकार जो है परागकोश का डेवलप होता है, इतनी सारे प्रोसेस मिलकर के एक परागकोश का निर्माण कर लेती है ना। जब परागकोश संपूर्ण तरीके से डेवलप हो जाती है तब यहाँ से क्या हो जाती है, बाहर होने लगती है। उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें जो है महत्वपूर्ण है। तो आप लोग देखो लघु बीजाणुधानी प्रजनन एवं परागकोश का विकास। ठीक है, मैंने अभी बताया इस प्रकार से विकास होता है। सामान्यतः जो है बीजाणुधानी के निर्माण में, चलिए आप लोग देखो कि लघु बीजाणुधानी का जब निर्माण होता है, इस लघु बीजाणुधानी का निर्माण में बहुत सारे यहाँ पर जो है सेल्स, कोशिकाएं भाग लेती हैं, तब जाकर के उनकी निर्माण संभव हो पाती है। और जितने भी स्पोरेंजियड हैं, स्पोरेंजियड का प्रकार का विकास होता है। ठीक है, और परागकोश के विकास का प्रारंभ पुष्पन और बाह्य त्वचा जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस द्वारा, यानी कि गोल संरचना का विकसित हो जाते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखो, इसमें क्या होती है, जो टेपेटम है वो टेपेटम क्या होती है, चतुष्क के बनने के पश्चात उसमें कैलोस नामक एंजाइम स्रावित होती है। क्या बनती है, कैलोस नामक एंजाइम का स्रावण होती है जो चारों ओर बीजाणुओं को अलग अलग कर देती है। इस प्रकार अलग हुए जो प्रत्येक एकक जो लघु बीजाणु है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स या परागकण कहा जाता है, परागकणों के निर्माण के पश्चात जो है लघु बीजाणु का जो है क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो देखो ये जो टेपेटम है ये क्या करती है, एंजाइम स्रावित करती है। कौन सी एंजाइम, कैलोस। देखो टेपेटम क्या करती है, एक एंजाइम जो है लिक्विड फॉर्म में एक एंजाइम जो है सीक्रेट करती है ना, स्रावित करती है और वो बनाती है कैलोस एंजाइम। क्या करती है, कैलोस एंजाइम अलग अलग सेल का डेवलप कर देती है, यानी कि 4 सेल में और विभाजित कर देती है। तो इस प्रकार से विभाजन इसमें और पाया जाता है। तो इस प्रकार कैलोस नामक एंजाइम क्या करती है, 1 से 4 सेल में डिवाइड कर देती है और उसमें क्या हो जाती है, एकक में लघु बीजाणु या परागकण उपस्थित होती है। तो इस प्रकार जो है परागकोश का विकास होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परिपक्व परागकण की संरचना। परागकण इस प्रकार से डेवलप होने के बाद उनकी संरचना किस प्रकार से बनती है। चलिए स्टूडेंट आगे हम लोग बढ़ते हैं। परिपक्व परागकण की संरचना है ना, परिपक्व परागकण की संरचना। तो परिपक्व परागकण की संरचना क्या होती है, मैंने अभी परागकण का जो है स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ किया था। तो वो परागकण यहाँ पर इस प्रकार से परागकण पाई जाएगी जिसके अंदर बहुत सारे क्या रहते हैं, बीजाणुधानी प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, बहुत सारे क्या रहते हैं, बीजाणुधानी रहते हैं। और इसी बीजाणुधानी के अंतर्गत एक जो है बीजाणु की बात करेंगे तो ये एक बीजाणु हम लोग लेंगे तो इस प्रकार की उनकी संरचना होती है। और एक बीजाणुधानी के अंदर जो है क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है आप लोग इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। तो परिपक्व परागण की संरचना में क्या क्या रहती है देखते हैं। परिपक्व परागण में जो है सबसे पहले हम लोग बात करें एग्जाइम की, जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य छोर। क्या है, सबसे बाहर जो देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये क्या है, एग्जाइम। एग्जाइम को बोलते हैं बाह्य छोर और वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है और स्पोरोपोइलिन की बनी होती है, स्पोरोपोइलिन की बनी होती है। याद रखिए कि जब भी हम लोग परागकण की संरचना देख रहे हैं तो परागकण के अंतर्गत बहुत सारे परागण बीजाणु पाए जाते हैं, जिसमें से एक बीजाणु के जो है अंदर क्या क्या चीजें जो है मिलती है उसको देखें। तो पहले देखो सबसे बाहरी हिस्से में जो है एक्साइलिन दिखाई दे रही है जिसको बोलते हैं बाह्य छोर और वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज या स्पायरोपोइलिन की बनी होती है। दूसरा आप लोग याद रखिए, आप लोग दूसरा देखें यहाँ पे दिख रहे हैं एंटेनिन करके। एंटेनिन किसकी बनी होती है, जिसको बोलते हैं अंतचोल, है ना। एंटेनिन जो है अर्धचोल जो क्या होती है, बाह्य चोल के जस्ट अंदर की भाग रहती है जिसको बोलते हैं एंटेनिन। और उसके बाद देखो जनन छिद्र, है ना, छोटी छोटी ऐसे जो छिद्रनुमा संरचना होती है वो क्या रहती है, जनन छिद्र। इसी के माध्यम से जो है परागण जो है वर्तिका में जाते हैं और वर्तिकाग्र में जाने के बाद जो है अंडाशय में क्या हो जाती है, वहां पर उनके प्रजनन की प्रोसेस होती है जो दो भागों में होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है दो न्यूक्लियस दिखाई दे रही है। पहले क्या रहती है, यहाँ पर देखोगे तो एक न्यूक्लियस दिखाई देगी। जब इसको हम लोग एक का ही अच्छे से अध्ययन करेंगे तो उसमें दो न्यूक्लियस दिखेगी। कौन कौन सी न्यूक्लियस दिखती है, ये दिख रही है आप लोग को जेनेटेटिव न्यूक्लियस, है ना। ये क्या है, जनन केंद्रक जिसको बोलते हैं। एक छोटी जो न्यूक्लियस रहती है उसको बोलते हैं जनन केंद्रक और एक बड़ी न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं वर्धी न्यूक्लियस, मतलब वर्धी
केंद्रक है ना, वेजिटेटिव न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं वर्धी केंद्रक। तो एक संपूर्ण जो है परागकण की संरचना मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोग के लिए कि इतनी सारी चीजें इसमें प्रेजेंट रहती है और एक एक को याद रखना आप लोग के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले क्या पाई जाती है, बाह्य चोल, उसमें क्या प्रेजेंट रहती है, स्पोरोपाइलेन की बनी होती है। दूसरा देखो जनन छिद्र रहती है जिसके माध्यम से वो पोषण ग्रहण करते हैं। उसके बाद देखो अंतचोल यहाँ पर दिखाई दे रही है, अंतचोल। और उसके बाद देखो जनन केंद्रक और वर्धी केंद्रक। जनन केंद्रक का काम क्या होता है, जैसे ही ये क्या करती है, फ्लावर की संरचना आप लोग सभी पढ़े हो तो उसमें एक वर्तिकाग्र प्रेजेंट रहती है, इस प्रकार से वर्तिकाग्र रहती है। ठीक है, इस वर्तिकाग्र में क्या करती है, ये जो है स्पोर यहाँ से एक बीजाणु निकलती है और इस वर्तिकाग्र से, इस नलिका, पराग नलिका से होते हुए ये कहाँ जाती है, अंडाशय में चली जाती है। और किसके माध्यम से जाती है, जनन केंद्रक के माध्यम से। ये देखो जनन केंद्रक है, वो जनन केंद्रक जो है 1 से 2 में विभाजित हो जाती है। जब जनन केंद्रक अलग होती है तो क्या हो जाती है, 1 से 2 में डिवाइड होती है। ये जो जनन केंद्रक है ये 2 भागों में अपने न्यूक्लियस को बनाती है। अब ये जो है अलग अलग जगह फ्यूज होती है, अलग अलग जगह दोनों क्या हो जाती है, फ्यूज होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना जो होती है परागण की संरचना है। और परिपक्व परागण की संरचना में क्या क्या चीजें पाई जाती है आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और ये भी बता दूं कि प्रायः जो परागकण होती है वो क्या होती है, गोल या अंडाकार संरचना की होती है। प्रत्येक परागण की दीवार जो होती है 2 स्तरों की बनी होती है। कौन कौन सी स्तर, पहला है देखो बाह्य चोल जिसको बोलते हैं एक्साइन अथवा आंतरिक भित्ति जिसको बोलते हैं एंटाइन। ठीक है, अंतःचोल जिसको बोलते हैं अंतःचोल। अब बात करें अंतःचोल की तो वो किसकी बनी होती है, पैक्टिन या सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ पर देखो अंतःचोल किसकी बनी होती है, पैक्टिन या सेलुलोज की बनी होती है अंतःचोल, है ना। जो क्या होती है, पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होने के कारण क्या होती है, बहुत ही महीन स्तर होती है, मतलब एकदम थिक लेयर की होती है, पतली लेयर होती है। जबकि बाह्य चोल की बात करें जो स्पोरोपाइलेन की बनी होती है, जो क्यूटिन, और ये क्या होती है, बाह्य आवरण जो होती है वो क्या होती है, मोटी आवरण होती है। इनकी जो आवरण है काफी मोटी होती है ना, ये जो आवरण है मोटी आवरण जिसको बोलते हैं स्पोरोपाइलेन क्यूटिन की बनी होती है और बहुत मोटी आवरण होती है। बाह्य जो है बाह्य स्तर पे देखें तो उसमें कुछ जगहों पर पतली या गोल लंबी छिद्र के रूप में होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्म छिद्र। यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोग को जनन छिद्र लिखा हूं, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ छिद्र जो है इस प्रकार से संरचना बना लेती है जिसको बोलते हैं जर्म छिद्र। और वो क्या होती है, द्विबीजपत्री पौधों में परागकणों में प्रायः 3 जनन छिद्र भी पाए जाते हैं, जबकि एक बीजपत्री पादपों में जो है कितने जनन छिद्र पाई जाएगी, 1 जनन छिद्र पाई जाती है। ठीक है, परागकण हेतु परागकोश से निकलने वाले परागण यानी कि पोलन ग्रेन प्रायः द्विकोशिकीय होते हैं। याद रखिएगा द्विकोशिकीय होते हैं। कीटों द्वारा परागित होने वाले कुछ परागकणों के बाहरी स्तर पर लिपिड और कैरोटीनॉइड्स की बनी तलीय संरचना होती है। ऑयली जो लेयर होती है उसी को बोलते हैं तैलीय परत। तो इस प्रकार परिपक्व परागण की संरचना में आप लोग डिटेल करिएगा किसकी, ये 2 परतों की, इनकी बाहरी परत 2 परतों की बनी होती है, बाह्य चोल और आंतरिक चोल की, उनके बारे में समझाना है। ये जो है क्यूटिन और स्पोरोलिन की बनी होती है। और उसके बाद बताना कि जो इंटाइनिन है, इंटाइनिन किसकी है, आंतरिक चोल देखो पैक्टिन की बनी होती है। उसी प्रकार इसमें एक कोशिकीय यानी कि एक बीजपत्री में कितना छिद्र पाई जाएगी, 1 है ना, द्विबीजपत्री में जो है 2। इस प्रकार से जनन केंद्रक इसमें 2 जनन केंद्रक 1 और एक जो है वर्धी केंद्रक पाए जाते हैं। तो इसको सारी चीजों को जो परिपक्व परागण की संरचना जब बनाओगे उसमें डिटेल करके लिखिएगा। अब देखते हैं परागकण का स्फुटन। परागकण कैसे स्फुटित होती है, अलग कैसे होती है। ठीक है, तो परागकोश में परिपक्व होने के बाद जो प्रत्येक पालियों में दोनों लघु बीजाणुधानी के बीच जो स्थित होती है वो क्या हो जाती है, भित्तियां नष्ट हो जाती है तथा बीजाणुधानी मिलकर के बीजाणुधानी के रूप में परिलक्षित हो जाती है। मैंने स्पष्ट रूप से बताया था
जब एक फ्लावरिंग की संरचना करोगे आप लोग तो इसमें दो पार्ट में इस प्रकार से इनकी क्या रहती है, परागकोश पाई जाती है। ये क्या है, फिलामेंट, और ये एंथर, और एंथर के अंतर्गत क्या पाई जाती है, बीजाणु। ठीक है, ये जो है वर्तिकाग्र में जाने के लिए क्या होती है, जब परिपक्व हो जाती है, जब परिपक्व होने के बाद परागकोश क्या करती है, स्फुटित हो जाती है, यहाँ से अलग हो जाती है। यहाँ से अलग होने के बाद इस प्रकार से स्फुटन होकर के वर्तिकाग्र में प्रवेश करती है। इस प्रकार से क्या हो जाती है, वर्तिकाग्र में प्रवेश करती है ना। देखो किस किस रूपों में जो है परागकण का स्फुटन होती है, वो है 4 रूपों में होती है। पहला है लंबवत, अनुप्रस्थ कांच और छिद्रमय, चौथा है कपाटीय। ठीक है, तो लंबवत में देखें तो इस प्रकार के स्फुटन में जो है परागकोश की पॉलियां लंबवत फटती है, जैसे कि धतूरा में देखा गया है या फिर कपास में देखा गया है। जब भी परागण होती है, परिपक्व हो जाती है, तो जैसे कि कपास की जो है उनकी संरचना देखोगे तो वो जो है इस प्रकार से लंबवत फटती है और उनकी जो है बीजाणु इस प्रकार से रिलीज होती है, उसको बोलते हैं लंबवत। अनुप्रस्थ काट है ना। अब इस प्रकार में स्फुटन जो है परागकोश की जो है पॉलियां जो है चौड़ाई में स्फुटित हो जाती है, जैसे कि तुलसी है ना, चौड़ाई में होती है। यदि तुलसी की आप लोग प्लांट की बात करोगे उसमें देखिएगा इस प्रकार से उसमें जो है चौड़ाई में विभाजित होती है ना। ये क्या है, लंबवत है, जिसमें अंतर्गत क्या आती है, कपास आ जाती है। तुलसी के एग्जाम्पल आप लोग दूसरा जो है इसमें दे सकते हो, किसमें दे सकते हो आप लोग, अनुप्रस्थ काट में दे सकते हो। आगे देखना तीसरा छिद्रमय। छिद्रमय में क्या होता है, इस प्रकार का स्फुटन एक या दो शीर्ष स्थल छिद्रों द्वारा होती है, जैसे कि सोलेनम। छिद्र स्थल मतलब जब वो मैच्योर हो जाती, परिपक्व हो जाती है, तब वो जो है छोटे छोटे भागों में अलग होती है। ठीक है, अब चौथा देखो कपाटीय। इस प्रकार का स्फुटन अथवा अनेक कपाटों द्वारा होती है, केवल बाहर की ओर खुलता है। ठीक है, दालचीनी में देख सकते हो, बारबेरिस में देख सकते हो। इस प्रकार कपाटी की संरचना होती है जो अलग अलग जो है भागों से खुलती है। इसी प्रकार जो है नर युग्मोद्भिद का विकास देखें तो नर युग्मोद्भिद का विकास क्या होती है, जैसे ही इस प्रकार की संरचना है, ये क्या है, लघु बीजाणुधानी है, और लघु बीजाणुधानी जो है 1 से 2 में विभाजित होती है, 1 से 2 में विभाजित होती है, और 2 में विभाजित होकर के दोनों क्या हो जाती है, अलग अलग जो है वर्तिकाग्र के अंदर जाके एक इधर और एक इधर प्रवेश करती है। आप लोग देख सकते हो कि जनन केंद्रक होती है, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती है, और वही 2 न्यूक्लियस जो है इस प्रकार अलग अलग जगह क्या हो जाती है, इनका फ्यूजन होती है। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नर युग्मोद्भिद का विकास, डेवलपमेंट कैसे होता है, या फिर अंडक या गुरु बीजाणुधानी व भ्रूणकोश।